नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम मोशन न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। फ्रंट पेज पे आज एक बहुत बड़ी न्यूज है। गुजरात में कल राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए। तो राज्यसभा चुनाव में एक रूल अप्लाई होता है। जो विधायक अपने मत का प्रयोग करते हैं वो अपना वोट, जो बैलेट पे वोट लिखते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट को दिखा सकते हैं। पॉलिटिकल एजेंट के अलावा विधायक अपना वोट किसी को भी नहीं दिखा सकते हैं। तो कल एक विवाद हो गया। कांग्रेस के दो रिबल्स विधायक थे जो कि बीजेपी को वोट देना चाहते थे। उन्होंने अपना बैलेट अमित शाह, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनको दिखा दिया। तो कांग्रेस ने मांग की कि रूल के हिसाब से इनका वोट रद्द हो जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर कल काफी ड्रामा हुआ। आखिरकार इलेक्शन कमीशन का देर रात डिसीजन आया और उन्होंने उन दो वोट्स को रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के पास में तमाम तरह की पावर्स होती हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वेसी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सारे इलेक्शंस यही तो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन वाले। और एडवाइजरी, एडवाइस भी करते हैं। एंटी डिफेक्शन को छोड़ के दूसरे जो डिफेक्शन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन मामलों में ये प्रेसिडेंट को, गवर्नर को एडवाइस करते हैं। इवन आर्टिकल नंबर 356 में कब प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है उस पर भी ये राय देते हैं, अपनी एडवाइस करते हैं। क्वेसी जुडिशियल बहुत निपटारा करते हैं काफ़ी विवादों का। चुनाव चुन को लेकर कोई विवाद हो, मान लीजिए जैसे समाजवादी पार्टी का इशू आ गया था कि सिंबल किसे मिलेगा, मुलायम सिंह यादव को या अखिलेश यादव को। एआईडीएम के पार्टी में अभी इश्यूज हैं तो उनका निपटारा ये करते हैं। सिविल कोर्ट की इनके पास में पावर्स होती हैं। ऐसे नहीं कि सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। जो पावर्स सिविल कोर्ट के पास में होती हैं उसी पावर का यूज करते हुए ये किसी को समन कर सकते हैं, केसों का निपटारा करने के लिए रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं। तो उस तरह की पावर्स इनके पास में होती हैं। आगे कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, वोटर्स को रजिस्टर करते हैं, जागरूक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर रजिस्टर हों। इलेक्शंस के लिए डेट, शेड्यूल, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। नई पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, सिंबल्स देना, जो भी नई पार्टी नया सिंबल आता है वो यही ग्रांट करते हैं। उसके बाद में पोल को कैंसिल करना, सारी मशीनरों को सुपरवाइज करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। अगला आर्टिकल, उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, अयोध्या के अंदर में एक जमीन है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स उस पर दावा करते हैं, उसी से रिलेटेड है। 2010 के अंदर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने उस विवादित जमीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में कहा था कि जो 1/3 लैंड है उस जमीन का वो मिलेगा सुन्नी मुस्लिम बोर्ड को, और 1/3 मिलेगा हिंदू महासभा को, और तीसरा 1/3 मिलेगा निर्मोही अखाड़ा को। निर्मोही अखाड़ा मतलब साधु संत। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया था। तो अब जो उत्तर प्रदेश का सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या होता है? वक्फ मैं बताऊं तो देखो, मुस्लिम कई बार अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए या फिर दान दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड होता है, उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। समझ गए? तो अब ये जो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुन्नी को आपने जमीन दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि देखिए इलाहाबाद का जो डिसीजन था जो 2010 का, उसके खिलाफ में पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी उस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब सुप्रीम कोर्ट में उस केस की सुनवाई चलेगी। तो अब यहां पे एफिडेविट दिया है सिया बोर्ड ने। सिया ने कहा है कि सुन्नी का कोई हक है नहीं उस जमीन पे, उस जमीन पे हक हमारा है। सिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा, मैं बता देता हूं फिर से। जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में विवाद उत्पन्न हो गया था। सिया उस समय कहते थे कि जो मोहम्मद साहब के परिवार के सदस्य यानी सन इन लॉ है वही अगली गद्दी संभालेंगे, वही सक्सेसर होंगे मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद के। और जो सुन्नी लोग कहते थे कि नहीं, कोई दूसरा पर्सन जो कैपेबल हो उसको मोहम्मद साहब का सक्सेसर बनाया जाएगा। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया था। तो यहीं से जो मुस्लिम्स हैं वो सिया और सुन्नी में डिवाइड हो गए थे। तो अब यही है, इन्होंने एफिडेविट में यह कहा है कि हम दूसरी जगह जाके हम मस्जिद बना लेंगे और उस जमीन पे हमारा हक है, सुन्नी का हक नहीं है उस जमीन पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये थोड़ा सा इशू हमने इसलिए समझा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कंट्रोल रहता है इस बॉडी पे। इसे बनाया गया था वक्फ एक्ट 1954 के अंदर में, यानी 1954 का एक एक्ट है वक्फ एक्ट, उसके अंतर्गत इस काउंसिल को बनाया गया था। और इसे सेटअप किया गया था 1964 के अंतर्गत में। बाद में अमेंडमेंट करके काउंसिल को एक्सपेंड भी कर दिया गया था। ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है ये एडवाइस करती है ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, वक्फ रिलेटेड यानी मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड में। काउंसिल की बात करें तो इसमें नॉट मोर देन 20 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी 20 से कम मेंबर्स हो सकते हैं। चेयरमैन होते हैं वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होते हैं, यानी अभी जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द माइनॉरिटी अफेयर्स, यही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर में है। तो ये पूरा न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ योगा को कंपलसरी बनाए जाने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई।
सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक नेशनल योगा पॉलिसी बनाए और योगा को स्कूल्स के अंदर में कंपलसरी कर दें। पिटिशनर का कहना था कि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ का मतलब राइट टू हेल्थ भी है, तो योगा अगर कंपलसरी होगी स्कूल्स में तो हेल्थी रहेंगे बंदे, तो कितना इनडायरेक्ट लिंक हो गया देखो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब काम हमारा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है, हम इसे योगा को कंपलसरी नहीं बना सकते। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम योगा को कंपलसरी नहीं बना सकते। अगला आर्टिकल नंबर 35A से रिलेटेड है। काफ़ी विवाद अब इस पे उत्पन्न हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एक एनजीओ ने पिटीशन फाइल की थी कि आर्टिकल नंबर 35A को रिजेक्ट कर दिया जाए। आर्टिकल नंबर 35A है क्या? ये इंपावर करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो डिफाइन कर सकते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं कौन से और कौन से स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस मिलने चाहिए उनको। क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 370 के अंदर में बहुत सारे स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, बहुत सारे अलग से उनके पास में राइट्स हैं, अलग से फ्लैग अडोप्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस आर्टिकल नंबर 35A का मतलब क्या है? जो बाकी जो बाहर के रेजिडेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वहां पे जाके जॉब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये निकलता है 35A का, जिसका इनडायरेक्ट लिंक बनता है आर्टिकल नंबर 370 से। तो इसका विरोध हो रहा है। अब जो पिटिशनर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 1954 में आर्टिकल नंबर 35A ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो इसे सिर्फ प्रेसिडेंट की रेफरेंस से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर ढंग से नहीं पास किया गया था, अमेंडमेंट नहीं की गई थी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में। तो अब इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो वहां के अभी मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, और जो वहां पे अपोजिशन के लीडर हैं, कुछ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसके चीफ हैं जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के फादर जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये दोनों आपस में मिले और ये कह रहे हैं कि देखो कि अगर 35A को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होगा, बहुत ज़्यादा विरोध होगा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपका क्या स्टैंड है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है इस मुद्दे पर। अगला आर्टिकल है बापू यू इंस्पायर मी। एक कैंपेन चलाया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत में। आजकल लेटर लिखने का ट्रेंड जो है वो काफ़ी कम हो गया है। महात्मा गांधी बहुत लेटर लिखते थे, तो अब एक प्रकार से इन्होंने कैंपेन चलाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक कंपटीशन चलाया है इन्होंने कि लेटर लिखना है और बापू के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे, और प्राइज दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जो अच्छा लेटर लिखेगा। मकसद ये है कि जो लेटर लिखने का जो ट्रेंड था उसको फिर से रिवाइव करना। समझ गए? बापू यू इंस्पायर मी क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो एक कैंपेन है चलाया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में। अगला आर्टिकल सास बहू सम्मेलन से रिलेटेड है। राजस्थान में ये सास बहू सम्मेलन अभी आयोजित किए जाएंगे, वैसे सक्सेस के आधार पर दूसरे स्टेट्स में भी आयोजित किए जाएंगे। मकसद क्या है सास बहू सम्मेलन को आयोजित करने का? फैमिली प्लानिंग को टारगेट करना। अभी ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में आयोजित किए जाएंगे जहां पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फैमिली प्लानिंग को लेके नज़रिया जो सास का अलग होता है, बहू का अलग होता है, तो डिफरेंट जनरेशंस के बीच में गैप का ही एक नतीजा होता है कि फैमिली प्लानिंग जो है अच्छे से टारगेट नहीं हो पाती। तो सास और बहू के बीच में अच्छे से सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन जो है वो आयोजित किए जाएंगे। मकसद एक ही है, फैमिली प्लानिंग को टारगेट किया जा सके, परिवार नियोजन विकास। तो इंपॉर्टेंट है ये, मतलब लग रहा है हमें फनी लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैसे यूपीएससी इस प्रकार से पूछ ले कि सास बहू सम्मेलन का मकसद क्या था, क्या आपस में हो रहे डिफरेंसेस को सुलझाना या फिर कुछ और, या फिर परिवार नियोजन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है सैनिटेशन सर्वे से रिलेटेड। सैनिटेशन सर्वे जो आयोजित किया गया था उसके जो आंकड़े हैं वो रिलीज़ किए गए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। ये जो सैनिटेशन सर्वे था वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। इसमें जो बात सामने आई कि केरला और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ऑलमोस्ट सभी के पास में टॉयलेट्स की फैसिलिटी उपलब्ध है, और बिहार है उसने सबसे खराब परफॉर्म किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसने सर्वे आयोजित किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को 1997 के अंदर में सेटअप किया गया था। किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोथ गवर्नमेंट के द्वारा और जो इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे कि CII, ये जो सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिकी, इन दोनों के द्वारा मिलके, यानी एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों ने मिलकर सेटअप किया गया था 1997 के अंदर में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ये आता है। अब PIB में देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ PIB में है ऑपरेशन क्लीन मनी, यानी नोटबंदी के दौरान में जो जिन लोगों ने पैसा जमा कराया था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पे थे,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है काफ़ी तरह के ऑपरेशन चला रही थी ताकि ब्लैक मनी को सर्च किया जा सके, उन लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से ज़्यादा पैसा जमा करवाया है। तो अब इसका ही इफेक्ट है, देखने को मिला कि जो अभी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई और जो रेवेन्यू है वो भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक आंकड़े के अनुसार 25% ग्रोथ हो गई है इनकम टैक्स रिटर्न्स जिन्होंने फाइल किया। अगर पहले 100 लोग फाइल करते थे तो अब 125 लोगों ने फाइल किया है और जो कलेक्शंस हैं वो भी 41% तक बढ़ गई हैं। यानी सरकार ने जो नोटबंदी के दौरान में ऑपरेशन, उसके बाद में जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन क्लीन मनी, उसी का नतीजा है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है अब ज़्यादा लोग फाइल करने लगे हैं और लोग अपना टैक्स अब भरने लगे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से रिलेटेड है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया था 1986 के अंदर में, 1986 के अंदर में। काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में आपने डेटा देखा होगा कि क्राइम रेट है वो बढ़ गई है, मर्डर की जो रेट है वो कम हो गई है, इतने रेप्स हुए, इतनी रोबरीज हुए। इस तरह का जो डेटा रिलीज करती थी ना वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करती थी। अब इसे मर्ज कर दिया गया है, इसे मर्ज कर दिया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के अंदर में। सरकार का ये कहना है कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेम तरह का काम करती हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च भी सेम काम करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी सेम काम करती है। तो अच्छा ये होगा एनसीआरबी को मर्ज कर दिया जाए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के अंदर में। जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए एनसीआरबी की जो रिसर्च होती है वो इस चीज पे बेस होती है, आईपीसी पे, इंडियन पिनल कोड है, उसकी कन्विक्शन कैसे है कोर्ट में, प्रिजन्स में सुसाइड, इन सब चीज़ों पे इनकी रिसर्च बेस्ड होती है। जबकि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च की जो रिसर्च होती है वो कोर्ट की कन्विक्शंस पे बेस्ड नहीं होती, वो एफआईआर पे बेस्ड होती है। यानी कितना इफेक्टिव पुलिस या फिर आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही हैं। तो दोनों का जो दायरा था वो अलग अलग था, इसलिए इनको मर्ज नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ सेक्शंस का दावा है। एनसीआरबी और भी काफ़ी काम करती है, जैसे एक आपको पता होगा पहले एक इस तरह की मांग थी कि कुछ ट्रैकिंग की जाए क्रिमिनल्स की बाद में, यानी रिलीज होने के बाद में भी वो किस प्रकार से हैं, कहाँ पे हैं। तो उन सब चीज़ों में भी गवर्नमेंट को राय देना, कैपेबिलिटी इंहेंस करना, उन सब चीज़ों में भी रोल था एनसीआरबी का। अब तो इसे मर्ज कर दिया गया है। अब रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हमने डिस्कस करी। हिंदू के अंदर में हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमीशन के पावर या फंक्शंस, कंटेस्ट था गुजरात में हो रहा जिस वक्त इलेक्शंस, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में जाना। उसके बाद में योगा सुप्रीम कोर्ट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती ऐसा उनका आदेश आया। आर्टिकल नंबर 35A डिस्कस किया। बापू यू इंस्पायर मी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड कैंपेन है वो डिस्कस किया। सास बहू सम्मेलन, परिवार नियोजन का जो कैंपेन है वो भी डिस्कस किया। सैनिटेशन सर्वे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी डिस्कस किया। आगे पीआईबी में आज दो न्यूज़ हमने डिस्कस करी, एक ऑपरेशन क्लीन मनी से रिलेटेड, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको अब मर्ज कर दिया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के अंदर में। आज स्कीम्स हमने नई डिस्कस करी, कल डिस्कस करेंगे। अभी अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। जो हमारी सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम्स पे अब आ गए हैं हम, तो कल एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। आज की भी स्कीम्स कल के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।